उस गढ़ को ध्वस्त कर बीजेपी का परचम लहराया। हजारों मील लंबे रास्ते, सर पर दौड़ती गाड़ियां, गंगा जल पर चलते स्टीमर, विफलताओं को अवसर बनाने का माहिर, ऐसा कार्यकुशल नाम शायद आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केंद्र के सबसे कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी की। जी हाँ, चुनावी मैदान में और खरी खरी बातें करेंगे और बेबाकी के लिए शायद ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं जानता। नितिन जी, आप सच तो कहते हैं हमेशा, लेकिन गंगा की सौगंध, आप जो कहेंगे सच कहेंगे। बिल्कुल सच ही कहूंगा जी। नितिन जी, अब चूंकि मैं ये चाहता हूं आप इंटरव्यू देने के सिलसिले में लगातार बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आज के इंटरव्यू की शुरुआत मैं कुछ अलग अंदाज में करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे बिल्कुल करिए। नितिन जी, ये मोहम्मद रफी की क्लिप 1974 में उन्होंने गाई थी, जरा सुनिए। राजा हो या रंग यहाँ तो सब है चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, ये दुनिया नहीं रानी किसी की, राजा हो या। नितिन जी, रफी साहब का ये गाना 1974 में चौकीदार फिल्म थी। चौकीदार, मैं ये मानता हूं कि राजनीति में जुमलों का, नारों का बड़ा अहम महत्व होता है और ये जिताने में भी मदद करते हैं। पिछली बार आपको याद होगा 2014 में नारा था, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, चाय वाला। इस बार चौकीदार, नितिन गडकरी चौकीदार। देखिए, चौकीदार का मतलब, अगर कोई फौज में काम करता है तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, वो सुरक्षा का चौकीदार है। कोई अगर सरकार में काम करता है तो ईमानदारी से जनता की सेवा करना है, ये भी जनता का चौकीदार। तो चौकीदार इस शब्द का अर्थ, जो व्यक्ति ईमानदारी से उसके कर्तव्यों का पालन करता है, उसको कहा जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाला चौकीदार हूं, और इसी थीम पर यह है। दुर्भाग्यवश देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का या किसी मजहब का, जात का नहीं होता। प्रधानमंत्री देश का होता है, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर ऐसा कहना ये बहुत ही गलत है। और इसलिए हमने उस कैंपेन का उपयोग करके जनता की भावना को, मैं हूं जनता का चौकीदार, इस भाव में डाला है। मुझे लगता है जनता ने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया है। लेकिन आपको लगता है इस तरह के जुमले और फिर इसके बाद जो जुबानी जहर चल रहा है वो राजनीति में बहुत लंबे समय तक जाएगा और आप इसकी वकालत करते हैं? देखिए, एक पहली बात तो ऐसी है, हम एक दूसरे के विचारों के विरोधी हैं, हम दुश्मन नहीं है। मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होने चाहिए। चुनाव 15 दिन का है, खेलेंगे, बाद में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आर्थिक नीति के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए। प्रश्न उसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं है। और इसलिए चुनाव में भी मतभिन्नता है तो अपने विचारों की बात कहें। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का चुनाव ये सबसे बड़ा उत्सव है। पूरी दुनिया हमारी तरफ बड़ी आशा, अपेक्षा और आकांक्षा की तरफ से देख रही है कि हमारा चुनाव कैसे होगा। अगर चुनाव की गरिमा और उसके स्टेचर को अगर हम कायम रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो दुनिया के सामने एक आदर्श होगा। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि हम सब लोकतंत्र के संरक्षक है, चौकीदार है। मीडिया है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव जागीर नहीं, जो गाने में भी कहा, हाँ, लेजिस्लेटिव विंग है। हम सब लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करें चौकीदार के रूप में। जहां जहां जो जो रोल हमको मिला है, रूलिंग पार्टी का मिला है तो रूलिंग पार्टी की चौकीदारी की भूमिका करें, अपोजिशन पार्टी है तो उसका रोल करें, और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। यही भावना जाने से ज्यादा अच्छा होगा। नितिन जी, चूंकि आपका जो कद है उसके सामने राष्ट्रीय सवाल भी ऐसे मन में एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। हाल ही में टिकट बंटवारा हुआ, आप सीईसी के सदस्य भी हैं। वयोवृद्ध नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, उसमें आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे कई नाम। देखिए,
आज आपको मालूम है कि नानाजी देशमुख जब थे तब उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद राजनीति में नहीं रहना चाहिए और उन्होंने उसका अनुकरण किया। दूसरी बात ऐसी है कि ये सब नेता हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे संस्थापक सदस्य हैं। उनके बड़प्पन के बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में कोई शंका नहीं हो। कल भी हमारे नेता थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। पर समय का तकाजा तो ये होता ही है, उम्र भी बढ़ती है, आदमी को मर्यादा भी आता है। क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, जर्नलिज्म हो, मीडिया हो, ये सिलसिला चालू रहेगा और इसलिए किसी के टिकट नहीं काटे। अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री ने उनसे बातचीत की है और पार्टी ने यह कॉन्शियस डिसीजन किया कि 75 की वयु मर्यादा के बाद जो हमारे नेता है उन्हें नई पीढ़ी के हाथ में इस विचार की डोर देना चाहिए, संगठन की डोर देनी चाहिए और उन लोगों ने बड़े हसतमुखता से इसको स्वीकार किया है। नितिन जी, आडवाणी जी का कोई बयान नहीं आया टिकट के बाद, बाकी सबने आडवाणी जी से भी बातचीत हुई, उनके घर में रामलाल जी गए थे, अध्यक्ष जी ने बातचीत की है और उसके बाद ही पार्टी ने निर्णय किया। नितिन जी, चूंकि चुनाव सामने, आपको लगता है राम मंदिर का जो मुद्दा है वो पिछड़ता जा रहा है अदालती कार्रवाई में? ये मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर का मुद्दा चुनाव का नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, अस्मिता, संस्कृति और विरासत के प्रतीक है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि राम जन्म स्थान कौन सा है और जहां प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान है वहां भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। ये देश के लाखों करोड़ों लोगों की ये भावना है। इसको न बीजेपी चुनाव से जोड़ के देखना नहीं चाहिए, इसको पोलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। ये चुनाव, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और आपको पता है कि जब कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस होता है तो उस पर हस्तक्षेप करने का न सरकार को अधिकार है न और किसी को है। 3 मार्ग है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बने या हिंदू और मुसलमान में आपस में सहमति बनाकर बने और तीसरी बात है कि पार्लियामेंट में कानून पास करते हो। पार्लियामेंट में कानून पास करने में 2/3 ताकत तो आज नहीं है इस समर्थन में। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रमुख लोगों की कमेटी अपॉइंट की है और मुझे लगता है कि उसमें से कुछ न कुछ मार्ग निकलेगा और निश्चित रूप से हम कल भी, आज भी और आगे भी राम जन्म स्थान पर प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर निर्माण चाहिए, होना चाहिए। इस भूमिका के थे, आज भी और कल भी होंगे और मुझे लगता है इसको राजनीतिक चर्चा, विवाद, 8 से 9 टीवी के डिबेट के विषय नहीं बनाने चाहिए। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ विषयों को हम लोग राज्य से ऊपर रखेंगे, सब लोग मिलकर, उसमें देश का और समाज का हित होगा, ऐसे मुझे लगता है। नितिन जी, चूंकि महाराष्ट्र की बात करें और मुझे याद आता है जब भी सेना और बीजेपी के अलायंस के बीच की बात होती, बाला साहब के भी समय आपको वो काफी स्नेह करते थे, लेकिन 2014 से 19 का अगर कार्यकाल देखें तो शिवसेना ने बीजेपी के लिए सिवाय जहर उगलने की कोई काम नहीं किया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आपकी या उनकी साथ आना पड़ा? देखो, जो कुछ हुआ वो बातें वो भी भूल गए, हम भी भूल गए। छोड़ो कल की बात, छोड़ो कल की बातें, कल की पुरानी, नए दौर से हम लिखेंगे नई कहानी। लेकिन ये दोबारा मोहम्मद रफी का गीत है, वो जैसे आपने पहला सुना है वैसा गीत हम भाजपा सेना एक दूसरे को सुना दोहराएंगे नहीं, इसकी गारंटी है? देखिए, राजनीति ये राजनीति होती है। लेट अस थिंक फॉर द बेस्ट। नितिन जी, राहुल को अध्यक्ष के रूप में और प्रियंका जिस अंदाज में राजनीति में आई, क्या लगता है आपको कड़ी टक्कर यूपी के? तो हर पार्टी में हर व्यक्ति को, हर नेता को काम करने का अधिकार, जनता तय करेगी किसमें कितना दम है और इसलिए हमने किसी पर आक्षेप नहीं लेना चाहिए। नहीं, आपने कहा आपकी साफ की हुई गंगा पे प्रियंका। नहीं, मैंने ये कहा कि उन्होंने कहा सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो मैंने कहा प्रयागराज से वाराणसी अगर में जलमार्ग नहीं बना तो इनकी नाव कैसे जाती? और पहली बार यूपीए की सरकार में कोई गंगा का पानी नहीं पिया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे और वहां उनको गंगा स्नान करना था, वो गंगा पानी देखकर वो वैसे चले गए। आज प्रियंका जी वो पानी पी रही तो क्या पानी हमने शुद्ध नहीं किया है? तो उन्होंने हमारे काम को एक प्रकार से सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा, नितिन जी, अलायंस को लेकर बात है, चाहे आप शिवसेना का कह लें, चाहे आप बिहार की बात कर लें, वहां तो आपने सीटें तक कम कर ली जो आपका आंकड़ा था उससे। क्या बीजेपी अब 2014 के मोड़ से बाहर आकर अब समझ गई है कि बगैर गठबंधन के राजनीति संभव नहीं? एनडीए उस समय भी था, एनडीए आज भी है,
अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर जाना यही भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के लिए हितावह है, और उसी भूमिका को लेकर बड़ा दिल करके सबको साथ में ले जाने की कोशिश हमारी पार्टी कर रही है। नितिन जी, राज ठाकरे इन दिनों काफी जहर उगल रहे हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स आ रही हैं, तमाम सवाल। राज ठाकरे की राजनीति आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में? मुझे लगता है उन्होंने अपनी राजनीति को समाप्त कर लिया। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी और आजकल वो जिस प्रकार की भूमिका ले रहे हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में उनके लिए उपयोगी नहीं है। नितिन जी, चूंकि आपके साथ बैठे तो न जाने इतने सवाल मन में कौनते रहते हैं। एक सवाल आता है नितिन जी, अगर सरकार को बहुमत नहीं आता है तो ये आम चर्चा है, चूंकि मैं राजनीति देखता हूँ, कवर करता हूँ, कि नितिन गडकरी एक ऐसे शख्स है जो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, YSR हो, KCR हो, शरद पवार हो, ये सबको एक साथ मंच मिलाने की ताकत रखते हैं। तो क्या आप ट्रबल शूटर होंगे इस सरकार के? मैं इस बात को बहुत अनेक बार क्लियर कर चुका हूं। न मैं कोई रेस में हूं, न भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परिस्थिति आएगी। जो 5 साल हमने काम किया है उससे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलेगी और मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। नितिन जी, हाल ही का 3 दिन पहले का बयान कांग्रेस के बड़े नेता का, हालांकि संवेदनशील है, आप इसको शायद ज्यादा ना बोले, 250 आतंकवादी मरे, 300 आतंकवादी मरे, इनके सबूतों को लेकर बात हो रही। आपको लगता है कि विपक्ष को यह अधिकार है सबूत पूछने? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसे किसी भी प्रकार के बयान करना इनमें हमारे शूर जवानों का अपमान है। जो लोग अपनी जान हथेली पर लेकर देश के लिए लड़ते हैं, उनके कार्यों के बारे में संशय व्यक्त करना। हाँ, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान मीडिया जो भाषा बोल रही है, वही भाषा अगर कुछ लोग नेता बोल रहे हैं तो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नितिन जी, मुझे पता है सवाल संवेदनशील होगा और आप बहुत संजीदगी से इसका जवाब भी देते हैं। पुलवामा की घटना के बाद आपने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए आपने पानी बंद करने की बात कही, पानी बंद हुआ? देखिए, मैंने क्या बात कही उसको ठीक से पहले समझना चाहिए। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, इनके बीच में एक इंडस ट्रीटी हुई, इंडस ट्रीटी। और इस ट्रीटी में यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भाईचारा, समन्वय, सौहार्द रहने के लिए भारत बड़े भाई की भूमिका में। बाद में लोगों ने मुझे कहा कि जब ये सौहार्द, प्रेम, पारिवारिक संबंध, बड़ा भाई, ये सब बातों को लेकर हमने 3 नदियों का पानी उनको दिया है और इसके बदले में हमको तोप गोले मिल रहे हैं, बम गोले मिल रहे हैं, निरपराध लोगों की हत्या हो रही है, आतंकवाद आ रहा, आतंकवादी आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान का ये कौन सा सौहार्द है, कौन सा प्रेम है, कौन सा समन्वय है? तब मैंने कहा कि लोगों की ये भावना को ध्यान में लेते हुए पाकिस्तान एक बार आतंकवाद का समर्थन और आतंकवादियों का समर्थन बंद करे, अन्यथा 1960 में जिस स्पिरिट में ये जो करार हुआ था उसको कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। और फिर भारत को अगर लगातार आतंकवादी और आतंकवाद का ही पाकिस्तान इसी प्रकार से खेल खेलता रहेगा तो फिर उनका पाकिस्तान का पानी भी बंद करने के सिवा हमारे पास कोई पर्याय नहीं रहेगा। और वो आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को मदद करते रहेगा और सौहार्द, प्रेम, पारिवारिक संबंध, बड़े भाई, ये सब के बजाय अगर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहेंगे, निरपराध लोगों की हत्या होती रहेगी, हमारे शूर जवानों की हत्या होगी, तो फिर स्वाभाविक रूप से भारत को भी ये करार तोड़कर उनके पानी बंद करने के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। नितिन जी, चूंकि 2014 से 19 और अब चुनावी मैदान में सारी बातें हैं, तो एक पश्चिम गो जैसी बात, 2 कड़े फैसले जिसने कई उद्योगों की कमर तोड़ दी, नोटबंदी, GST, आप मानते हैं वो सही था? और उससे जो उद्योग के हाल हुए, जो मझौले उद्योगपति थे वो परेशान? तो GST तो ऐसा है, राहुल कह रहे हैं GST बदलेंगे अगर वो आते हैं। ये तो फिर राहुल जी के ऐसा बोलते रहेगा। GST का प्रपोजल ही कांग्रेस ने लाया था, प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री ने लाया था, चिदम्बरम ने उसको सपोर्ट किया है और सभी पार्टी के सहयोग से ये स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है। मुझे लगता है उसमें काफी सुधार भी किया गया।
जो अड़चने थे, तकलीफें तो मिटाई गई है। अब लोगों की कोई तकरार नहीं है। और नोटबंदी के लिए काला धन इस देश में पैदा ना हो, बाहर न जाए, इसलिए निर्णय किया। आप एक तरफ बोलते काले धन का क्या हुआ, हम कार्रवाई करते तो आप बोलते नोटबंदी विफल हो गई। दोनों बाजू से डफरी बजाने का जो काम होता है, ऐसा तो नहीं होगा। देश के हित में किए हुए निर्णय है, इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए होंगे। नितिन जी, आप बड़े मुखर होकर कहीं भी बात करते हैं, या मैं भी आपको लगभग 3 दशक से जानता हूँ, 3 दशक से। आपके बारे में ये भी जाना जाता है, एक बार जुबान देने के बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, दोस्ती निभाना जानता है। आपने माल्या को लेकर बीच में एक बयान दिया था कि उद्योगपतियों को जो ऐसे एनपीए हो जाते हैं, माल्या ही नहीं और भी ऐसे, उनकी मदद करनी चाहिए। इस समय जेट को बहुत बड़े मदद की जरूरत है। देखिए, मैंने क्या बयान दिया था, एक टीवी चैनल पर मुझे सवाल जवाब पूछते गए, उससे ये इवॉल्व हो गया। मैंने कहा कि मैं जब महाराष्ट्र में विधायक था तो किंगफिशर का जो किंगफिशर था उसको गिरवी रख के महाराष्ट्र सरकार की सीकॉम करके कंपनी थी जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस करती, उन्हें लोन दिया। तब बैंकों में ये स्पर्धा रहती थी कि किंगफिशर का अकाउंट किसके बैंक में रहे। 40 साल उन्होंने ब्याज भरा, बैंकों को प्रॉफिट हुआ, तब बैंक वाले अच्छे थे, तब कंपनी अच्छी थी। और 41 साल में जब उन्होंने एयरलाइंस खोली और वो लॉस में चले गए तो सब चोर हो गए, ऐसा नहीं होता। ये हमारे देश में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और जब डाउन्स होते हैं तो हम लोगों ने उसके पीछे खड़े रहना चाहिए। जब बोनाफाइड कारण है तो खड़ा होना चाहिए। पर मैंने ये भी कहा था कि कोई नालाफाइड है, फ्रॉड करता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मल्ल्या ने कुछ गलत काम किया तो वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा संतुलित स्टेटमेंट मैंने दिया था। कुछ ऊपर के 4 वाक्य निकालने नहीं चाहिए, 4 करके 1 वाक्य दिखा देना और गले में डालना ही होता है। नितिन जी, बात होती है राजनीति में वंशवाद की। वंशवाद तो आपके पास भी है, कांग्रेस में भी है। देखो, मैं जातीयवाद, सांप्रदायिकता और वंशवाद का कट्टर विरोधी हूं। मेरे घर से कोई राजनीति में नहीं है। और मैं लोगों को यह कहता हूं कि एखादा युवा किसी बड़े व्यक्ति का, राजनीतिक लड़का लड़की होना, ये उसका गुनाह नहीं है। उसके माँ बाप के बजाय जनता ये कहती है, लोग कहते हैं, तो अब जरूर उस पर सोचना चाहिए। जब माँ बाप बोलते हैं कि मेरे लड़के को टिकट दो मेरे बाद, वो अच्छी बात है। नितिन जी, एक आखिरी सवाल, हम अपने मुलाकात के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, ये संभव? देखो, किसी को मुक्त करना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, और अध्यक्ष जी के कहने में भी ये भावना नहीं थी। इस देश में 70 साल से कांग्रेस नाम का एक विचार है। और शरद जोशी पे हास्य उनकी सुंदर कविता थी, कांग्रेस दक्षिण में हारती है तो उत्तर में जीतती है, उत्तर में हारती है तो दक्षिण में जीतती है, पूंजीपतियों को दिलासा देती है, गरीबी हटाओ का नारा देती है। कांग्रेस समस्या है, समस्या ही कांग्रेस है। अब कांग्रेस एक विचार है और भारतीय जनता पार्टी एक विचार है। इस देश के हित के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टि से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी का विचार ज्यादा प्रभावी है, ऐसे हमारे सबकी भावना है। और इसलिए कांग्रेस के विचारों को रिप्लेस करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड अंत्योदय, सामाजिक आर्थिक चिंतन के आधार पर इस देश के भविष्य का विकास होगा, ये हमारा विचार है। तो कांग्रेस के विचारों को बजाय भारतीय जनता पार्टी के विचारों को देश स्वीकार करें, यही कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना है। नितिन जी, आपसे बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे असरदार, जोरदार, तनदार खासदार। आप सोचेंगे कि खासदार किसे कहते हैं, मराठी में सांसद को खासदार कहते हैं। अब सक्षम भारत के नेतृत्व के लिए जिम्मा वोटर पर है, दारोमदार वोटर पर है कि क्या फिर एक बार। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, नागपुर।